अब निरक्ष वाले को देखिएगा तो सब, अब बिंदु सेकंड जो अपन ले रहे हैं निरक्ष के लिए, ये थोड़ी सी टाइट रहेगी निरक्ष के लिए। जब भी सदिश राशि आपको पढ़ाई जाएगी तो आपको थोड़ी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। सदिश जो है सोल ऑफ फिजिक्स है, वेक्टर के बिना फिजिक्स का चलना संभव नहीं है। इसका कमांड आपको 11th में ही ढंग से ले लेना चाहिए। हालांकि यहाँ पे जहाँ आएगा मैं उसको सोल्व करता जाऊंगा, लेकिन आप ध्यान रखें कि वेक्टर फिजिक्स में आपको न्यूमेरिकल में डराएगा, परेशान करेगा, टॉपिक में भी दिक्कत देगा। तो सब निरक्ष के लिए कुछ ऐसी समस्या आपके सामने आएगी। ये देखो सब, पहले चित्र बनाते हैं, जैसा पहले था वही चित्र बनेगा। माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ये ए, ये बी, ये मध्य बिंदु जहां से दूरी रहना अलाउ है। ये अपन जानते ही हैं, ए और ए मतलब 2a। ये अपन ने दीदू बना दिया। ये अक्ष है जहां अपन ने डायरेक्शन ऑलरेडी ले रखी है, पी कैप है ना, ये पहले से ले रखा है। अब नया में मतलब पॉइंट कहां पर है साहब, तो पहले पॉइंट को फाइंड बता दें आपके सामने। निरक्ष पर है पॉइंट, है ना। थोड़ा सा कई बच्चों को क्या हो जाता है, मैं पहले एक बार बना के मिटा देता हूँ। ये पूरी निरक्ष होती है ना। तो कई बच्चे क्या, हम तो चित्र तो एक साइड ही बनाएंगे ना, तो चित्र एक साइड बनाने पर बच्चा केवल ये मान बैठता है कि ऊपर ही निरक्ष है नीचे नहीं। तो गलतफहमी मत रहिएगा, है ना। निरक्ष आर पार होती है, ठीक है। तो सब मैं कलर डिफरेंट लेता जा रहा हूं ताकि चित्र अच्छे बने। आप भी इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर सब्जेक्टिव आप पेपर दे रहे हैं तो फिजिक्स में सब्जेक्टिव पेपर में आप नंबर ला सकते हैं, बशर्ते आपको चित्र अच्छी तरह से बनाना आता हो। चित्र अट्रैक्ट करता है, चित्र क्लियरिटी देता है ना। तो सब ये तो हम जानते ही हैं कि हिंट, ये तो अपने को पता है कि अक्ष से 90 डिग्री पर निरक्ष है ना। तो सब ये 90 डिग्री को मेंशन कर दें, वैसा कोई खास जरूरी भी नहीं है, लेकिन है ना। बिंदु की दूरी वही ले लें जो अपन ने पहले ली थी। दूरी कहां से लेना अलाउ है, मध्य बिंदु से। ये तो अब आप समझ गए। डायरेक्शन के लिए मैंने आपको क्या समझा रखा है कि डायरेक्शन आप कैसे देखेंगे। डायरेक्शन देखने के लिए ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे क्या रख लेना, +1। ये बार बार मैं सिखाता रहूंगा, इवन तो न्यूमेरिकल में भी आपको याद दिलाता रहूंगा कि डायरेक्शन जब भी देखनी हो आपको, आप +1 रख दें। अब ए के कारण तो आपने विद्युत क्षेत्र पहले से क्या मान रखा है, EA, ठीक है साहब। ए के कारण विद्युत क्षेत्र आपने पहले से मान रखा है EA। तो माइनस प्लस को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करेगा तो इधर बल होगा, और अपन जानते हैं कि जिधर बल होगा विद्युत क्षेत्र भी उधर ही होगा। तो ये विद्युत क्षेत्र किसके कारण, ए के कारण, ठीक है साहब। अब आ जाओ बी के कारण विद्युत क्षेत्र अपन ने क्या मान रखा है, EB। डायरेक्शन देखें, प्लस प्लस को क्या करेगा, रिपल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो ये किसके कारण दिशा हुई, जिधर बल की दिशा उधर ही विद्युत क्षेत्र की दिशा, है ना। तो कहने का मतलब जो मैंने आपको दिशा दिखाई वह लॉजिकली +1 पर प्रतिकर्षण से दिखा दी, क्लियर है ना। ये तो आपका सिंपल एक चित्र बन गया। अब आपको इसको भी बिंदु आवेशी मानना है, जैसा मैंने पहले बता रखा है। इसको भी बिंदु आवेशी मानना है। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ निकालनी, P पे। दिशा मैंने दिखाई दी। अब बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता P पे निकालेंगे तो बिंदु आवेश वाला फॉर्मूला क्या कहता है, आवेश का परिमाण तथा आवेश से बिंदु की दूरी का वर्ग लेना पड़ेगा। तो आवेश तो -q का परिमाण भी +q है, और +q का परिमाण भी +q है। आवेश से बिंदु की दूरी नहीं दे रखी, तो ये A और ये R, यानी आधार है, लंब R। तो कर्ण कितना हो गया, कर्ण हो गया √r² + a²।
एग्जैक्टली इधर भी आधार है लंब आर, तो बी से भी बिंदु P की दूरी कितनी होगी, √r² प्लस a²। अब यहां पर अगर हम देखें तो दोनों आवेश परिमाण में समान है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, और दोनों आवेशों से बिंदु P की दूरी भी समान है। तो स्वाभाविक है दोनों आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी परिमाण में समान ही होगी। यानी मैग्नीट्यूड ऑफ EA यानी A का परिमाण और B का परिमाण, दिशा तो ठीक है, आपने दिखाई रखी है, दिशा तो अलग अलग है। तो A के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, B के कारण निकालोगे तो क्या कहोगे आप, KQ। B के कारण निकालोगे तो भी KQ ही कहोगे। आवेश से बिंदु की दूरी, यह भी √r² प्लस स्क्वायर, यह भी √r² प्लस a², तो √r² प्लस a² का होल स्क्वायर। यहां आपने परिमाण निकाला तो दिशा दिखाई नहीं सकते। यानी फाइनली हम बिना दिशा के मान बता रहे हैं। A के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, B के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता KQ, इसका वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा r² प्लस a²। ये सब हमने इंडिविजुअल, अभी दीदू के कारण नहीं निकली है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान रखा करो, है ना। तो इंडिविजुअल A के कारण यानी अकेले बिंदु आवेश के कारण निकल गई, इंडिविजुअल B के कारण भी निकल गई। तो अभी A के कारण और B के कारण यानी दोनों बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर समान पाई गई, यानी समान है। क्लियर साहब। अब बात करें, डायरेक्शन इनकी डिफरेंट है। ये EB की डायरेक्शन दिखा दी, ये EA की डायरेक्शन दिखा दी, तो दोनों की दिशाएं अलग अलग हैं। इसका मतलब परिणामी विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए दो तरीके, या तो EA और EB का घटक लो और परिणामी देख लो। एक तरीका तो ये है। घटक वाला तरीका बच्चों मैं काम में लूंगा मैग्नेटिज्म यानी चुंबकत्व में, वहां भी एक ऐसी सिचुएशन आएगी। तो इस टॉपिक को करने के, सोल्व करने के दो मेथड हैं, है ना। दो मेथड में एक मेथड अपन काम में लेंगे चैप्टर 4-5 जो भी है, 5 चैप्टर 5th चैप्टर है उसमें काम में लेंगे, एक मेथड यहाँ काम में लेंगे, है ना। देख लूंगा मैं, अगर मेरे पास इतना टाइम मार्जिन है तो मैं आपको दोनों मेथड यहाँ बता दूं, लेकिन अब एक वहां काम में लेना है, क्या लेना है, तो दोनों में से कोई भी, जो दोनों आपको समझ में आएंगे, कठिन भी नहीं। अब सब फिलहाल जो अपन वेक्टर में जाते हैं, मैं वेक्टर भी आपका क्लियर करता जा रहा हूं क्योंकि वेक्टर बिना आपको चक्कर दे। पहली बात तो वेक्टर में जिन दो का आप रिजल्टेंट निकालने जा रहे हो उन दो के बीच का एंगल थीटा का पता होना जरूरी है। मैं भी किसका परिणामी निकालने जा रहा हूं, ए और ए बी का, तो मुझे इन दोनों के बीच का कोण तो पता नहीं है। ये कह रहा है कि जब तक आपको ऐड करने वाले वेक्टर के बीच का कोण पता नहीं है तो एडिशन पॉसिबल नहीं होगा। तो स्वाभाविक है इस एडिशन को करने के लिए मुझे पहले ए और ए बी के बीच का एंगल ज्ञात होना चाहिए, है ना। अब देखो सर, समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी ऐसा ट्रायंगल है जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं, है ना। जब जो आपके सामने, अगर ये एंगल में थीटा कहूं तो डेफिनेटली ये एंगल भी कितना होना चाहिए, थीटा। यहां तक बात आप समझिए। अब दूसरी बात, EA और EB परिमाण में समान है, दोनों का मान समान है। जब भी किसी सदिश में या कोई दो सदिश परिमाण में समान हो, हमेशा के लिए कुछ चीजें याद रखना, तो कोई भी सिचुएशन में जब दो सदिश परिमाण में समान हो तो उनका परिणामी सदैव मध्य में, मतलब अर्धक पर, मतलब बीचों बीच होता है। तो E और EB समान है तो इनका परिणामी कहां होगा, अपोजिट टू P कैप, ये प्लस P कैप और ये माइनस। तो अपने को परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा तो पता चल गई पहले से, है ना। क्यों, क्योंकि E और EB का परिणामी क्या होगा, द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा। तो E और EB दोनों परिमाण में समान है तो स्वाभाविक है इनका परिणामी मध्य में यानी बीचों बीच यानी अर्धक पर होगा। क्लियर साहब।
तो सब ये आप हमेशा के ध्यान रखना कि जब सदिश बराबर होते हैं तो उनका परिणामी की दिशा बीचों बीच होती है, मध्य में होती है, अर्थक होती है। ठीक है, अब देखो सब ये थीटा तो ये संगत है, ये भी थीटा ही होगा, ये थीटा तो ये एकांतर है तो ये भी थीटा होगा। इसका मतलब ये और ई बी के बीच कोण कितना होना चाहिए, 2 थीटा। अब मैं जिन वेक्टर को जोड़ने जा रहा हूं उनके बीच कोण मुझे पता चल गया कितना है, 2 थीटा है। बस 2 थीटा है तो ई और ई बी का परिणामी निकाल दो। ये अपने आप में अकेला विद्युत द्विध्रुव है, ई भी अपने आप में अकेला विद्युत द्विध्रुव है, और दोनों को मैं जोड़ दूंगा तो बिंदु आवेश है, ये अकेला बिंदु आवेश है, ई भी अकेला बिंदु आवेश है, और इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा तो स्वाभाविक विद्युत द्विध्रुव क्रिएट हो जाएगा ना। तो सब यह लिखने से समझ जाना, इसलिए द्विध्रुव के कारण पी पर विद्युत क्षेत्र है ना। तो सब पहले जो चल रहा था बिंदु आवेश, और अब मैंने क्या लिख दिया, विद्युत द्विध्रुव, क्योंकि मैं अब दोनों का परिणामी निकालने जा रहा हूं, दोनों का परिणामी निकाल रहा हूं, इसका मतलब द्विध्रुव की बात कर रहा हूं। कितना लिखूं सब, ई है ना, उसी से चले फॉर्मूले से, ई ए का स्क्वायर ई बी का स्क्वायर प्लस 2 ई ए इंटू ई बी, और दोनों के बीच कोण 2 थीटा, तो कोस 2 थीटा लिख दिया। अब आप जानते हो ई और ई बी दोनों बराबर हैं, ठीक है सर। तो ई बराबर, ई और ई बी बराबर है तो ये दोनों एक ही हुए, तो इनको क्या लिख दूं, 2 ई ए का स्क्वायर, ठीक है, प्लस इधर आ जाओ, ई और ई बी बराबर है तो ये दोनों भी सेम हुए, यानी यहां भी लिख दो 2 ई ए का स्क्वायर। कोस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना सर। कलर तो बिल्कुल क्लियर आ रहा है, पर थोड़ा सा मेरे को मजा कम आ रहा है, मैं कलर चेंज करता रहूंगा तो आपको भी मजा आता रहेगा, और मजा आता रहना चाहिए, है ना सर। अब E इज इक्वल टू, ये सब अपन ने 2 ई ए स्क्वायर प्लस ये अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं 4 ई ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 ए स्क्वायर का यहां भी मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो गया 2 ई ए स्क्वायर, है ना सर। एक बात मैं आपको बताता चलूं, है ना, अगर आप डायरेक्शन यानी जिससे मान लो मैं दोनों चीजें बता के मिटा देता हूं ना, अगर आप सदिश बताना चाहते हो तो दिशा आपके पास पहले से ही तैयार है, दिशा पहले फाइनल हुई है यहाँ पे, ये देखो। अगर दिशा यानी वेक्टर फॉर्म चलाना चाहते हो तो इधर ए पे दिशा दे दो, और ये इधर देखो माइनस पी के आपको दिखाई रखी। अब भी इसको अगर अपन इनिशियली दे देंगे ना तो अपने को बार बार लिखना पड़ेगा, इससे मैंने क्या करा कि दिशा नहीं डाली, है ना, दिशा में बाद में डालूंगा, तो मैंने दिशा को रोक रखा है, जबकि दिशा तो अपने को पहले से आ गई ना, ये कैंसिल हो गया। अब जो बचा उसका रूट निकाल के बता दो, तो दिशा बाद में लिखूंगा, आप समझ गए मेरे। 4 का रूट 2, ये स्क्वायर का रूट ये, एंड कोस स्क्वायर थीटा का कोस थीटा। ये की वैल्यू तो आप समीकरण 1 से रख दें, ये की वैल्यू आप समीकरण 1 से रख दें, ठीक है साहब। कोस थीटा क्या चित्र से रख दें, तो रखें सब ए की वैल्यू इक्वेशन 1 से, तो ई द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ए, ये रहा सब के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। कोस थीटा का मतलब आधार बटा कर्ण, आधार कितना ए, कर्ण कितना रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। रूट को ऐसे लिख देता हूं कि पावर 1/2। अब ऊपर देखो आप इस बात को विशेष रूप से देखना, ये हर जगह आएगा, ऊपर दिख रहा है Q इंटू 2A। वापिस में तो आपको याद दिलाता जाऊंगा, मैं आपको बार बार बताते जाऊंगा कि द्विध्रुव के हर सूत्र में P का आना जरूरी है, यानी P नहीं तो समझो सूत्र द्विध्रुव का नहीं, है ना।
P होना इस बात का प्रमाण है कि ये सूत्र द्विध्रुव के लिए है ना। तो एक सूत्र बना चुके, ये निरक्ष पर चल रहा है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 1 और आधी पावर मतलब 3/2 पावर, वेक्टर नीचला रखा है ना। अब अपन जानते हैं यदि a मच लेस देन r, यदि नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, a वास्तव में r से बहुत छोटा होता है, तो r स्क्वायर की तुलना में a स्क्वायर को क्या मानना पड़ेगा, नगण्य। q इंटू 2a को आप p लिख ही दोगे है ना। तो फाइनल करने जा रहे हैं अपन, तो ये e के p, q इंटू 2a यानी p। अपन a स्क्वायर को नगण्य मान ही चुके, तो इसको हटाओ तो क्या बचा, r क्यूब है ना। ये सब निरक्ष पर, ये कहते हैं द्विध्रुव की निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण है ना। दिशा भी दिखानी पड़ेगी, तो दिशा दिखाओगे तो आप इसको ऐसे लिख दो, E निरक्ष है ना KP अपॉन R क्यूब, और डायरेक्शन इसकी पहले से ही डिसाइड हो चुकी, माइनस पी कैप, ये माइनस पी कैप है ना। तो कहने का मतलब अक्ष पर और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में अंतर है। अक्ष पर तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी 2kp अपॉन r क्यूब, और निरक्ष पर है kp अपॉन r क्यूब है ना। वहां डायरेक्शन थी अक्ष की दिशा में, यहां डायरेक्शन है अक्ष के अनुदिश, लेकिन अक्ष की दिशा के, सॉरी यहां पर अक्ष के विपरीत है ना। यानी मैं दोनों फॉर्मूले एक साथ लिख दूं, पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की कैलकुलेशन यहाँ कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं एक तो इसका आइडिया दिखाऊंगा, एक यहाँ आपके सामने फॉर्मूला बना के दिखा ना। देखो साहब, अपन ने अक्ष पर विद्युत क्षेत्र लिखा था, ई अक्ष ने वेक्टर फॉर्म लिख देता हूं, ई अक्ष ये लिखा 2kp अपॉन r क्यूब है ना। डायरेक्शन लिखी p के। अभी आपके सामने निकाला मैंने ई निरक्ष, वेक्टर फॉर्म लिख रहा हूं ना, kp अपॉन r क्यूब माइनस पी के, ठीक है ना। अब आप देखें, ये द्विध्रुव की अक्ष पर है और एक द्विध्रुव की निरक्ष पर है। अगर मैं लिखूं अक्ष पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण, तो परिमाण अगर देखें तो निरक्ष का कितना है विद्युत क्षेत्र अक्ष पर, या अक्ष पर विद्युत क्षेत्र निरक्ष का कितना है, 2 गुना। ये 2kp अपॉन r क्यूब है, ये kp अपॉन r क्यूब है, लेकिन विद्युत क्षेत्र विपरीत दिशाओं में होते हैं। विद्युत क्षेत्र विपरीत दिशाओं में होते हैं का मतलब एक अक्ष की दिशा में होता है और एक निरक्ष की दिशा में होता है। तो साहब ये अक्ष पर और निरक्ष पर द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का कैलकुलेशन है ना। अब वहां पर मैं आपको एक तरीका समझा रहा था कि अपन जो निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट कर रहे थे, तो फिलहाल तो ठीक है, अपन ने जैसे कि वो तो आपको समझ में आ ही गया, ये इस वाले फॉर्मूले से, रिजल्टेंट वेक्टर के रिजल्टेंट वाले फॉर्मूले से। इस कैलकुलेशन को अपन घटक से भी कर सकते थे, मैं आपको ये समझा देता हूँ कैसे कर सकते थे ना, फिर इसका अपन यूज आगे करेंगे। यहाँ मेरे पास स्पेस है, तो देखो सेकंड मेथड लिख देता हूं मैं, सेकंड मेथड है ना। अब देखो सेकंड मेथड में ये पहले मैं द्विध्रुव बना दूं आपके सामने, 1 मिनट। अब देखो ये वही द्विध्रुव माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, यानी ये ए, ये बी, ये मिडिल पॉइंट, और ये आपका आर दूरी पर ये बिंदु पी, यहाँ पर आप +1 रखते हो डायरेक्शन के लिए, ये सब ए और ये ए है ना। ये तो मैंने द्विध्रुव बना दिया। डायरेक्शन आपको पता है, इसे माइनस प्लस को अट्रैक्ट करेगा, तो ये ए के कारण विद्युत क्षेत्र इसकी इस दिशा में, जबकि प्लस प्लस को प्रतिकर्षित करेगा। ये देखो लाइन है, धड़ल्ले से मिटाती हैं, ये चक्कर है। थोड़ा सा आप इन चीजों का ध्यान रखिएगा ना।
तो सब थोड़ा सा संतुलित होके बनाना पड़ेगा ये, ठीक है ना। ये विद्युत क्षेत्र की दिशा बी के कारण, ये ई बी लिख दिया अपन ने, ठीक है। अब इसका एक तरीका और है, एक तरीका से, जैसे मैंने बताया ना आपको, एक तरीके से तो मैं आपको करवा चुका हूं, है ना। अब यही चीज दूसरे, क्योंकि इसमें बस आपने ये की वैल्यू रखी, ये रहा, है ना, और कोस थीटा की वैल्यू रखी। अगर यही व्यंजक अपन दूसरे तरीके से ले आते हैं तो यहां तक तो सबका सिमिलर ही रहेगा, ये तो सबको करना ही पड़ेगा, है ना। अब इसके बाद मेथड दो हो सकते हैं, तो एक मेथड तो ये रहा, ये तो मेथड 1 है ना, और एक अभी मैं आपको सिखा रहा हूं जिसको मैं चुंबकत्व चैप्टर में काम में लूंगा, है ना। तो इसमें आ जाओ। अब इसका देखो तरीका क्या है, एक और तरीका है ना, ये अपन ने थीटा थीटा अज्यूम कर ही लिए एंगल, है ना। थोड़ा सा कलर चेंज करने पड़ते हैं बार बार, वो आपको अच्छा विजुअल मिले, है ना सर। अब अपने को क्या करना पड़ेगा, ये और ईबी का परिमाण, ये दिशा भी अपने को पहले से पता पड़ेगी, क्योंकि वेक्टर ये तो अपने को इसमें दिख गया था ना कि ये और ईबी परिमाण में क्या है, समान है। ये मैंने लिख रखा, ये और ईबी परिमाण में समान है। जब दो वेक्टर परिमाण में समान हो तो उनका परिणाम ही अर्धक पर होगा। तो ये अपन पहले से जानते हैं कि सब रिजल्टेंट तो अर्धक पर ही होगा। तो ये चीज तो अपने को वहां भी पहले से ही पता पड़ जाती है। अब आप मेथड 2 में क्या करेंगे उसको देखें। मेथड 2 में आप क्या करें कि ये थीटा और ये थीटा ये संगत है, ये एकांतर कोण है ना। अब मेथड 2 में आपको करना ये है कि आप घटक लीजिए ए का और बी का। पहले ए का देखो, ए का इस दिशा में घटक आ गया आपके ई ए cos थीटा, और इस दिशा में घटक आ गया ई ए sin थीटा, ये ए के घटक आ गया। अब ईबी में आ जाओ, ईबी में इस दिशा में घटक हुआ आपका ईबी cos थीटा, और ये दूसरा जो लंबवत घटक हुआ ये हुआ ईबी sin थीटा। अब क्योंकि आप जानते हो कि ए और ईबी परिमाण में समान है ना, इसका मतलब ये हुआ कि आपको इस चित्र में ये साफ दिख रहा है कि घटक ए साइन थीटा और घटक ईबी साइन थीटा, ये दोनों घटक परिमाण में क्या है, समान, लेकिन विपरीत दिशा में। तो ऊर्ध्व घटक ये साइन थीटा और ईबी साइन थीटा परिमाण में समान लेकिन विपरीत दिशा में होने के कारण निरस्त हो जाते हैं। ये दोनों घटक निरस्त हो गए। लेकिन ये कोस थीटा और ईबी कोस थीटा ये क्षैतिज घटक हैं जो एक दिशा में होने के कारण जुड़ जाते हैं। इसलिए द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर ई ए कोस थीटा प्लस ई बी कोस थीटा। ये देख लो आप, ई ए कोस थीटा प्लस ई बी कोस, क्योंकि ई ए बराबर ई बी लिखेंगे आप, क्योंकि ई ए बराबर लिखेंगे ई बी, है ना। ई ए बराबर ई बी, तो स्वाभाविक है ई इज इक्वल टू क्या हुआ, 2 ई ए कोस थीटा या 2 ई बी कोस थीटा, है ना। तो सब मेथड 1 में भी आपके पास परिणाम यही था, ये देखो 2a कोस थीटा। और मेथड 2 जो मैंने दिखाया इसमें भी अल्टीमेट चीज क्या आई, वही आया 2a कोस थीटा या 2eb कोस थीटा, है ना। तो आप जो डाइपोल वाला है निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र, उसको एक तो मेथड 1 से कर सकते हैं, मेथड 1 भी इजी है, और आप चाहें तो इसी को आप मेथड 2 से भी कर सकते हैं, रिजल्ट तो सेम ही आएगा। वही ए की वैल्यू रखें, वही कोस थीटा की वैल्यू रखें, है ना। तो बच्चों अपन 2 द्विध्रुव कैलकुलेट कर चुके। 2 द्विध्रुव में एक तो अपन ने बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के क्यू अपॉन
आर स्क्वायर। मन में ये ध्यान रखो, आवेश का परिमाण तथा आवेश से बिंदु की दूरी के वर्ग का भाग। विद्युत द्विध्रुव में दो है, एक है अक्ष पर, एक है निरक्ष पर। अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2 kp/r³ और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता kp/r³ है ना, r³। डायरेक्शन वाइज बात करें तो ये अक्ष की दिशा में और ये अक्ष की दिशा के विपरीत। तो कुल मिला के 3 फॉर्मूले बना चुके और 2 निकाय ले चुके, है ना। अब सब अन्य की तैयारी भी अपने को करनी है ना। द्विध्रुव के कारण अभी कोई और टॉपिक भी होगा, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल, बल आघूर्ण, फिर उसमें कुछ टॉपिक मैंने कहा ना बीच बीच में मिसलेनियस टॉपिक आते रहेंगे, और फिर अल्टीमेट पर्पज अपना बनता है वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने में कुछ टॉपिक्स हमें पढ़ने पड़ेंगे, फिर एक क्या नाम से सीक्वेंस बनेगी, एक सिस्टम बनेगा जिसमें फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं की वापस से गणना करेंगे ना। तो बच्चों आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच। बाकी नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।